असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसी की। एनपीसी मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसके हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और यूजेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली जानेंगे कि एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसके क्या क्या यूजेस या उपयोग हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए एनपीसी को हम इस पिक्चर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक क्लास को लेते हैं। मान लो एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, 40 बच्चे हैं। तो 40 में से जाहिर सी बात है कुछ दो पांच स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और दो चार बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका हम कहते हैं ना कि पूरा डब्बा ही गोल होता है, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक या बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं। और बाकी के अगर हम 32 स्टूडेंट की बात करें तो वो सब क्या होते हैं, वो एवरेज होते हैं। और जब मार्क्स भी आते हैं तो क्लास में कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके 80 या 90 प्लस मार्क्स आते हैं। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। और बाकी के जो बच्चे आप देखेंगे ना तो सबके 60 से लेकर 80 के 85 के बीच में ही सबके मार्क्स आते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हम बात करते हैं ना तो उसमें भी यही चीज दिखाई जा रही है, यही चीज बताई जा रही है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बिल्कुल बिल्कुल एक घंटी के आकार का है। ठीक है, बेल कर्व है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, नीचे से जब लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है तो जमीन से होकर फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि 15-20% ये जो नीचे की तरफ है ये उन बच्चों को शो करता है जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं। और बाकी जो धीरे धीरे जब एक कर्व ऊपर उठता है तो ये जो 50-60% 70% जो रेशो होता है क्लास में, उन बच्चों का होता है जो एवरेज होते हैं। और ये एवरेज जो रेशो है बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जहाँ पे मीन मीडियम मोड सब एक ही जगह पे होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो 15-20% वो बच्चे होते हैं उनको ये शो करता है जो अबो एवरेज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी है, इसका जो आप देखेंगे शेप है बिल्कुल कर्व है, एक घंटी के आकार का होता है, एक बेल के आकार का होता है। तो यहाँ पर इस कर्व के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे ना कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसमें बताया गया जाता है। चाहे हम किसी ग्रुप की बात करें, चाहे हम एक क्लास की बात करें, चाहे बच्चों के रिजल्ट की बात करें। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल चीज देखते हैं, हम किसी ग्रुप की भी बात करेंगे तो ग्रुप में एवरेज लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। बिलो एवरेज भी कम मिलेंगे, अब और अबो एवरेज भी कम मिलेंगे। अब देखिए हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में इतने सारे प्लेयर हैं, लेकिन सब कोहली का नाम क्यों लेते हैं बार बार, सचिन का नाम क्यों लेते हैं। ठीक है, नाम लेने का रीजन क्या है कि बाकी की जो प्लेयर है ना उनमें भी ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्लास में भी हम यही चीज देखते हैं कि भाई एक ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है ना वो एवरेज बच्चों की होती है। इसलिए जब करिकुलम बनाया जाता है तो वो भी एवरेज बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आपके जब एग्जाम भी जो सेट किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें क्वेश्चन भी आप देखोगे कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं एवरेज ही होते हैं। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसमें यही एवरेज जो रेशो होता है स्टूडेंट का कि एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, बिलो एवरेज कितने हैं, अबो एवरेज कितने हैं, यही इसमें दिखाया जाता है, जिसमें एवरेज की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया होगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है और इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और इस कर्व का जो शेप है ये बिल्कुल बैल की तरह क्यों होता है। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मल इज एवरेज, कि नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। मोस्ट थिंग लाइक इंटेलिजेंट, वेल्थ, ब्यूटी, हाइट, ये सारी हम चीजें देखते हैं। ठीक है। बुद्धि की भी अगर बात करेंगे तो नॉर्मल जो ज्यादातर लोग देखेंगे बिल्कुल एवरेज इंटेलिजेंस होता है, एवरेज बुद्धि होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिसको हम कहते हैं कि नहीं मंद बुद्धि है। और बहुत कम ही लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं नहीं ये जितने लोगों में बुद्धि है, उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान यही है। ठीक है। तो चाहे हम बुद्धि की बात करें, चाहे हम धन की बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर लोग भी कम मिलेंगे और बहुत ज्यादा गरीब लोग, ठीक है, उनका भी नंबर कम होगा। नॉर्मली हम देखेंगे जो एवरेज लोग होते हैं ना, चाहे दुनिया में बात करें, चाहे क्लास में एवरेज बच्चों की बात करें,
हाइट की भी बात करें तो बहुत लंबे, बहुत छोटे कम होते हैं, एवरेज हाइट के ही ज़्यादा होते हैं। तो देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स हु डिविएट अबो और बिलो द एवरेज, की बहुत सारे व्यक्ति हैं जो औसत से ऊपर या औसत से नीचे विचलन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो एवरेज की ही होती है। तो इफ़ वी प्लॉट सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राफ पेपर, यदि हम ऐसे वितरण को ग्राफ पेपर पर आलेखित करें तो एक बिल्कुल शेप कौन सा बनता है, घंटी का। और इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी इसे ही हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में जो डायग्राम है और नीचे से क्यों जाता है, वो किनको शो करता है, जो बिलो एवरेज होते हैं, जिनका नंबर कम होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये काफी जो परसेंटेज है ये एवरेज को शो करती है। और धीरे धीरे जब ये राइट के साइड फिर से नीचे की तरफ जाता है तो वो जो 15-20% होता है वो अबो एवरेज को शो करता है। तो इसलिए इसका डायग्राम इस तरह का होता है। अब जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में, तो आपको पता चल गया। अब कई बार ये भी होता है कि व्हेन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है, डेविएट्स फ्रॉम द इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड मूव्स टू राइट और लेफ्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम तिरछापन या स्कीवनेस कहते हैं। कि जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ झुक जाता है, झुकता नहीं मतलब खिसक जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कीवनेस कहते हैं। तो स्कीवनेस क्या है, कि जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसकी शेप होती है या तो वो राइट की तरफ चली जाती है या लेफ्ट की तरफ चली जाती है, तो इसे हम स्कीवनेस या तिरछापन कहते हैं। और कर्टेसिस की अगर हम बात करें, जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती है या उसकी जो एक एक्चुअल शेप है उससे ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्टेसिस या कुत्ता हम कहते हैं। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ बेल शेप कर्व, कि ये घंटी के आकार का वक्र होता है। इसे सामान्य वितरण या गाउसी वितरण के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम गाउसी क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण इन्होंने ही किया था। इट रिप्रेजेंट अ ग्राफ, कि ये ग्राफ का प्रतिनिधित्व करता है। इन दिस मोस्ट ऑफ द डाटा इज गैदर अराउंड द मीन, कि इसमें अधिकांश डाटा माध्य के आसपास ही एकत्रित होता है। जो माध्य बिल्कुल जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वही मीन है। तो ज्यादातर हम नंबर देखेंगे एवरेज वो उसी के आसपास ही होता है। इट ग्रेजुअली डिक्रीज डाउनवर्ड्स ऑन द बोथ साइड, कि ये दोनों तरफ आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे भी जाता रहता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल इवेल्युएशन, के शैक्षिक मूल्यांकन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इट गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, किससे बच्चों के बारे में पता चलता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि क्लास में हम देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एवरेज बच्चे ज़्यादा होते हैं, बिलो एवरेज और अबो एवरेज उन बच्चों का नंबर कम होता है। तो इसलिए चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे मेथड्स की बात करें, चाहे टीचिंग एड्स की बात करें, चाहे एग्जाम की बात करें, तो सभी को बनाते टाइम नॉर्मल बच्चों को ध्यान में रखकर ही उसको बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस द लेवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज एवरेज, किसके अनुसार कक्षा में अधिकांश बच्चे जो होते हैं उनका स्तर क्या होता है, औसत होता है। और परसेंटेज भी बताइए कि जो औसत बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनकी जो एक पॉपुलेशन होती है 70 के आसपास होती है। और जो अबो एवरेज होते हैं या जो बिलो एवरेज होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो 15% के आसपास होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इट हैज़ गुड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कि इसमें एक अच्छी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब क्या है, कि इससे पता चलता है ना क्लास में बच्चों का लेवल क्या है, कौन से बच्चे अबो एवरेज हैं, कौन से बच्चे एवरेज हैं, कौन से बच्चे बिलो एवरेज हैं। तो इसके माध्यम से चाहे हम पॉलिसीज बनाने की बात करें, चाहे हम करिकुलम बनाने की बात करें, चाहे हम टीचिंग मेथड यूज करने की बात करें, तो इसके थ्रू, या बच्चों को कैटेगराइज करने की बात करें, ठीक है, या बच्चों को अलग से क्लासेस देने की बात करें, तो इसके थ्रू वो चीज़ बहुत इजीली हो जाती है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पावर, किससे बच्चों में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इट differentiate between low, average and high ability group of the student to determine the relative difficulty of टेस्ट आइटम, की परीक्षण वस्तुओं की सापेक्ष कठिनाई निर्धारित करने के लिए भी ये काफी आवश्यक है। इससे ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता चल गई होगी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी होता क्या है और इसकी शेप इस तरह की क्यों होती है और इसको किस तरह से यूज में लाया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।